नमस्कार, मैं अनुराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपसे व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं 2019 बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका तीसरा भाग। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट डिस्कस कर दिया हूँ, तो मैं तीसरा भाग मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आज का वीडियो। देखिए, मेरे पास सेट नंबर 1 है और लास्ट वीडियोज तक मैंने जो पार्ट 2 था वहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 53 तक मैंने डिस्कस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहूँगा कि असर्शन रीजन का जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो देखिए, प्रिंसिपल फैक्ट का जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 53 में प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो माइंड है जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो विद इन प्रिंसिपल एंड फैक्ट होना चाहिए। जो प्रिंसिपल फैक्ट्स में जो कंटेंट दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। असर्शन रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो है आपका विद इन प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। जो उसमें असर्शन रीजन में दिया गया है सिर्फ वहीं तक आपका सीमित नहीं होना चाहिए आंसर। वहां आपको अदर चीज जो आप पढ़े हैं या जो चीज जानते हैं उस चीज को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। प्रिंसिपल फैक्ट और असर्शन क्वेश्चन में बड़ा डिफरेंस है। प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन में कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, आप कभी भी नहीं लगाइएगा। जो प्रिंसिपल फैक्ट्स में दिया गया है वही चीज आपको अप्लाई करना है। लेकिन असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में आपको अपना दिमाग लगाना है, मतलब जो बुक में जो चीजें पढ़े हैं उन चीजों को भी आपको एनालाइज करना है, तब आपको आंसर देना है। क्योंकि बच्चे सब बहुत गलती करते हैं। क्योंकि इसमें ऑप्शंस क्या होता है, इसमें ऑप्शंस क्या होगा, ए आर ए सही, आर इज सही, दोनों सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन में ए इज सही, आर भी सही है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया होगा। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया होगा कि ए इज सही, आर इज ट्रू। चौथा में दिया गया आर इज ट्रू, ए इज रॉन्ग, ऐसे दिया होता है। तो देखिए, बच्चे अक्सर गलती यहाँ पे बहुत ज्यादा करते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ए असर्शन दिया गया है, ये असर्शन दिया गया है, ठीक है, ये रीजन दिया गया है। तो इसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दे कि माइनर अग्रीमेंट इज वाइड अब इनिशियो, ठीक, और यहाँ पे लिख दे विजनिंग अग्रीमेंट इज वाइड। तो देखिए, यहाँ पे माइनर अग्रीमेंट वाइड है, ये सब कुछ जानते हैं। सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो आपको पता है माइनर अग्रीमेंट वाइड है, ठीक। विजनिंग अग्रीमेंट्स वाइड है, आप सेक्शन 30 पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों सही है, लेकिन माइनर अग्रीमेंट वाइड क्यों है ये नहीं दिया गया है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है विजनिंग अग्रीमेंट जो है वाइड है, ये ठीक है, विजनिंग अग्रीमेंट वाइड है, ये सब जानते हैं। सेक्शन 30 पढ़िएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो लिखा हुआ है विजनिंग अग्रीमेंट वाइड है। ये भी सही है, ये भी सही है, माइनर अग्रीमेंट वाइड है। सेक्शन 10 को पढ़िए, 11 को पढ़िए, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक, आप जान रहे हैं। लेकिन बच्चे के ये सवाल में होता है कि क्या ये आर जो है रीजन है। देखिए, सबसे ऑप्शन नंबर 1 कब चूज करना, ऑप्शन नंबर 1 में पढ़िए तो क्या लिखा होगा, ए सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो उसमें क्या होना है कि ए भी सही होना चाहिए, आर भी सही होना चाहिए, साथ ही साथ में ये जो है असर्शन को एक्सप्लेन करना होना चाहिए, तभी ऑप्शन नंबर 1 लगाइए। जहां पे ए भी सही हो, आर भी सही हो, लेकिन रीजन जो दिया गया इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसी चीजें होती है जो उससे रिलेटेड हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो। जैसे कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि ऑप्शन ऐसा होगा कि उसी से रिलेटेड होगा, उसी के बारे में लिखा होगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया माइनर अग्रीमेंट इज वाइड, फिर लिख दिया कि माइनर जो है वो होगा जो 18 साल से कम उम्र का होगा, तो ये होगा कि ये भी माइनर से रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रीजन दिया हुआ, इसको हम थोड़ा देर के लिए मानते कि नहीं है। रीजन में लिख दिया कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट्स में मेजर वो होगा जो 18 साल से कम का होगा, तो ये भी रीजन जो है वो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर 2 जाकर हो जाएगा। तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन मानते समय हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर जो है, आपका जो असर्शन रीजन दिया गया है उसके अलावा जो आप पढ़े हैं, जो चीज है इंस्टीट्यूट्स में बुक में, वो चीज भी होना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल फैक्ट्स का जस्ट अपोजिट सिचुएशन आता है। और यहाँ पे आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 चूज करते समय सबसे ज्यादा समस्या 1 और 2 को लेकर होती है। बच्चे क्या ए बच्चे तो क्लियर कर रहे थे कि ए सही है, आर भी सही है, चलिए दोनों सही है, लेकिन समस्या ये होता है कि क्या रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक्सप्लेन हम तभी मानेंगे जब उसके बारे में स्पेशली उसी के बारे में बोल रहा है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड हो। जैसे हमने कहा कि माइनर एग्रीमेंट इज वाइड लिखा गया है और यहाँ पे ये लिख दिया है कि माइनर वो माना जाएगा जो 18 साल से कम उम्र का रहेगा, तो यहाँ भी माइनर से ही रिलेटेड दिया हुआ है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।
तो वहां पे आंसर हम क्या डालेंगे कि ए एंड आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम यहाँ पे मारेंगे। जैसे यहाँ पे भी देखिएगा ए दिया हुआ आर दिया हुआ, इसको आर मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा माइनर एग्रीमेंट इज वाइड और वेजरिंग एग्रीमेंट इज वाइड, दोनों सही है, ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा माइनर एग्रीमेंट क्यों वाइड है, ये चीज क्लियर नहीं कर रहा है। अगर ये कह दिया होता है कि माइनर जो है इसलिए वाइड है क्योंकि वो जो है वो कैपेबल नहीं होता है, चीजों को समझ नहीं सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके परिणामों को नहीं जान सकता, अगर ये दिया होता तो आंसर नंबर ए होता है कि ए भी सही है आर भी सही है और एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन जहां पे वो चीज उसी से रिलेटेड दिया गया है या सही चीज दिया गया है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम 2 ही को लगाएंगे। तो बड़ा ध्यान से असर्शन रीजन को पढ़ने से पहले आप चारों ऑप्शंस को पढ़िए, जो क्या क्या ऑप्शन दिया गया उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, दोनों फैक्ट्स को पढ़िए, जो असर्शन में दिया उसको पढ़िए, रीजन को भी पढ़िए, फिर अपने आप जो जानते हैं चीजों को, जो एक्स्ट्रा चीज आप पढ़े उस चीज को एनालाइज कीजिए, तब आंसर आप कीजिए। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 में क्या लिख रहा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 253 के अंतर्गत जो है संसद अंतरराष्ट्रीय कोई लॉ बना सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट जो है कोई विधि बना सकती है, इस बात को होते हुए कि वह विधि राज्य सूची विशेष सूची बना सकती है। देखिए आर्टिकल 253 पढ़ेंगे तो ये प्रोविजन दिया गया है कि यहाँ पे लॉ मेकिंग पावर जो है वो पार्लियामेंट्स को दिया गया, संसद को दिया गया है। इसमें यह कहा गया है, खासकर आर्टिकल 253 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है अंतरराष्ट्रीय विधि को इन्फोर्स करने के लिए, राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को लेकर कुछ जो है उसको लेकर जो है लॉ मेकिंग पावर संसद को दिया गया। बिल्कुल सही है, आप भी जान रहे हम भी जान रहे हैं, चलो बिल्कुल सही है, ठीक। अब आइए नीचे पढ़िए, और इसमें क्या लिखा गया कि चाहे वो संवर्ती सूची के विषय हो चाहे राष्ट्र सूची के विषय हो, फिर भी लॉ बना सकता है। चलो ठीक है, नीचे क्या लिखा गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक प्रकार का दृष्टांत है। देखिए यहाँ पे ये आर बन रहा जो वन संरक्षण जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही लिखा गया, ये भी उसका उदाहरण है, ठीक है। लेकिन अब 253 के बारे में ये नहीं लिखा गया कि 253 में पावर संसद को क्यों दिया गया है। अगर हम यहाँ पे ये कह दिए होते कि पावर संसद को इसलिए दिया गया है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये जो है वो सेंटर में जाना चाहिए, हालांकि अब क्यों हम सेंटर को क्यों पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अगर यूनियन लिस्ट के मैटर को देखिए तो वहां पे ऐसे मैटर रखे गए हैं जो मतलब देश की सुरक्षा से, शांति व्यवस्था से रिलेटेड है, जैसे सिटीजनशिप हो, डिफेंस हो, वो यूनियन को दिए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय जो है वो राज्य विषय में हो, संवर्ती सूची के विषय हैं, लेकिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो पावर जो है वो संसद को चलाता है। तो यहाँ पे ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन आर में ये लिख दिया गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1972 जो है वो इसका उदाहरण है, ठीक उदाहरण है, ठीक है, हम भी जान रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर ये एक्सप्लेन करता कि 253 में पावर क्यों दिया गया, क्यों होना चाहिए, तो आंसर नंबर 1 होता, लेकिन यहाँ पे आंसर नंबर 2 है, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब आ गया ये 55 में क्या लिखा गया, पहला में लिखा गया एनजीटी के बारे में लिखा गया कि एनजीटी को 2010 में स्थापना किया गया, ट्रिब्यूनल स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है वो इन्वायरमेंटल केसेस को लेकर, बिल्कुल सही है। एनजीटी का स्थापना 2010 में इसीलिए किया गया, एनजीटी को एक अलग एक्ट बनाकर कि जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इशू है उसका जल्दी से जल्दी डिस्पोजल किया जाए और अच्छा से मतलब उस पर डिसीजन अच्छा आ सके, कोर्ट पर वर्डिन ना पड़े इस चीज को लेकर, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक। आगे पढ़िए क्या लिखा गया है, रीजन में लिखा गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अ रीट कोर्ट। देखिए रीट कोर्ट क्या होता है, जैसे आप हाई कोर्ट्स को देखें, सुप्रीम कोर्ट को देखें तो वहां आर्टिकल 32 में 226 में आप जाते हैं, रीट जारी करते हैं, ठीक, और उसको इन्फोर्स करवा लेते हैं। और क्या है कि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर प्रोसीजर क्या लागू होगा, सीपीसी, आपको एविडेंस जो भी मतलब प्रोसीजर है, लेंदी प्रोसीजर वो लागू होता है। लेकिन एनजीटी में ऐसा नहीं, ना तो एनजीटी रीट कोर्ट है और नहीं यहाँ पे प्रोसीजर लागू होता है, जो सीपीसी है, एविडेंस वगैरह प्रोसीजर लागू नहीं होता है यहाँ पे नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनजीटी का स्थापना उस पर्पस से किया गया, बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। एक तो रीट कोर्ट नहीं है, ये सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे प्रोसीजरल उस ढंग के लागू नहीं होते हैं जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लागू होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे आंसर नंबर 3 होगा, आज सही है लेकिन आर गलत है, ठीक। अब आइए 56 में क्या लिखा गया है, when 2 or more state request the parliament through their state assembly to enact central law or any state item, the parliament may do so under article 252। बिल्कुल सही है। इसमें यह कहा गया है कि जहां पर 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक, अपने यहां रिसोल्यूशन पास करते हैं, ठीक, कि आप देखिए ध्यान रखिएगा 2 या 2 से अधिक राज्य होना चाहिए, ठीक। अगर अपने यहां स्टेट लेजिस्लेशन से असेंबली रिसोल्यूशन पास करके अगर लॉ मेकिंग पावर जो है सेंटर को डेलीगेट कर रहे हैं, केंद्र को दे रहा है कि आप इस विषय पर लॉ बनाइए, तो वो लॉ बनाया जाएगा, तो जितने भी राज्य रिक्वेस्ट करते हैं उन पे वो लॉ एप्लीकेबल होगा। ये 252 में कहा गया। इससे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार हो गया और यूपी हो गया, यहाँ बगल में झारखंड हो गया,
ये सेंटर से रिक्वेस्ट करते हैं तीनों, अपने अपने यहाँ रिसोल्यूशन पास करके, अपने यहाँ लेजिस्लेशन में रिसोल्यूशन पास करके सेंटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस सब्जेक्ट मैटर पर जो है स्टेट का सब्जेक्ट मैटर उस पर सेंट्रल लॉ बनाए। तो जो सेंट्रल लॉ बनाएगी, यहाँ पर सेंटर को डेलीगेट कर रहे हैं पावर, तो लॉ जो सेंटर बनाएगी वो तीनों पब्लिकेबल होगा। ठीक, इसके साथ साथ कोई अदर स्टेट, जैसे मान लीजिए पे उड़ीसा है, झारखंड है, अच्छा सपोज कीजिए छत्तीसगढ़ है, ये चाहती है कि जो लॉ बनाया गया उसको हम अपने यहाँ एप्लीकेबल करें, तो अपने यहाँ रिसोल्यूशन पारित करके भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही दिया गया, 252 को जस्ट सेम टू सेम उतार दिया गया। ठीक है, आगे पढ़िए। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 हैज बिकम इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट अंडर 252 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही है, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, और यहाँ और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। आप 57 पाइए, 57 में क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल फैक्टर क्वेश्चन, असर्शन जनरल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल फैक्टर क्वेश्चन है। अब आपका आंसर विद इन प्रिंसिपल होना चाहिए। मैरिज इज नॉट वैलिड ओनली बाय मेयर एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड। ये कह रहा है कि जो विवाह जो है इस आधार पर वैध नहीं हो सकता है कि जो माला को आदान प्रदान करने से किया गया, ये प्रिंसिपल लिखा गया है। ठीक, अब पहले हम प्रिंसिपल को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम फैक्ट को पढ़ेंगे। फैक्ट में क्या लिखा गया है कि आप बा ने माला के आदान प्रदान से विवाह किया, ठीक, और अपने विवाह का पंजीकरण शपथ पत्र के आधार पर करवाया। अब ऑप्शन पाइए, देखिए प्रिंसिपल में क्या लिखा गया? प्रिंसिपल में लिखा गया है कि सिर्फ माला के आदान प्रदान पर विवाह किया गया वो वैध नहीं होगा, वैध नहीं होगा, ये सीधा सीधा लिख दिया, वैध नहीं होगा। अवैध होगा ये नहीं लिखा, अब वैध नहीं होगा। क्लियर? ठीक, फिर लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि और बा ने जो है माला के आदान प्रदान करने से शादी किया और उसका पंजीकरण करवाया। अब पहला प्रिंसिपल को पढ़िए, प्रिंसिपल में क्या लिखा है कि माला के आदान प्रदान से शादी करने से वो वैध नहीं होगा, मतलब अदर चीज होना चाहिए, ये क्लियर कर दिया, मतलब अदर चीज होना चाहिए। अब ये नहीं कह रहा क्या होना चाहिए, यहां पे कहीं नहीं लिखा गया। अब फैक्ट्स में, ये फैक्ट में आपने पढ़ ली कि आने बाने क्या कि माला के आदान प्रदान से विवाह किया और बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब ऑप्शन पाइए, आ एवं बा का विवाह वैध है चाहे पंजीकरण ना भी हुआ हो। भैया आ एवं बा का विवाह वैध तो नहीं होगा, क्योंकि लिख दिया सीधे सीधे कि माला का आदान प्रदान से हुआ है, ठीक, तो नहीं होगा। सेकंड में आ विवाह का वैध नहीं है क्योंकि यह माला का आदान प्रदान से हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है, ठीक, लेकिन चलिए ऑप्शन नंबर 2 का भी रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पढ़िए, माला के आदान प्रदान से विवाह विधिमान है यदि पंजीकरण हुआ हो। प्रिंसिपल में तो कहीं नहीं लिखा गया है कि पंजीकरण होगा तो विवाह जो है वैध हुआ कि नहीं हुआ, कहीं में नहीं लिखा गया। प्रिंसिपल में अगर लिखा गया होता कि माला का आदान प्रदान करने के बाद अगर पंजीकरण करवा दिया जाए तो विवाह वैध होता, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होता, लेकिन यहाँ तो लिखा ही नहीं गया है प्रिंसिपल में, तो हम इस पर दिमाग लगाएंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में ये विवाह अवैध है। भैया विवाह अवैध है ये तो कहीं नहीं रहा है कहीं पे, तो हम क्यों 3 और 2 पर मारेंगे? ना ऑप्शन नंबर 1 होगा, ना 3 होगा, ना 2 होगा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही होगा। आ और बा का विवाह वैध नहीं है क्योंकि माला का आदान प्रदान से है। देखिए यहाँ पे पहला पढ़िएगा तो क्या लिखा गया कि वैध नहीं है, माला का आदान प्रदान से विवाह जो है विदित विवाह नहीं है, विदित विवाह नहीं, मतलब वैध नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे क्यों कंफ्यूज करते हैं, बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 लगा देंगे, अवैध है, कहाँ कह रहा है कि अवैध है नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 मार देंगे कि पंजीकरण हुआ है, भैया कहीं पे लिखा है कि पंजीकरण होगा तो वैध होगा कि अवैध होगा, कहीं पे नहीं लिखा तो क्यों उसमें दिमाग लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब आइए 58 पे आइए। 58 पे लिखा है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत प्रयत्न एक अपूर्ण अपराध है, ठीक, प्रयत्न अटेम्प्ट एक जो है इनकोहेट ऑफेंस है, प्रीमियरली ऑफेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा है आप कुछ रुपया चुराने के आशय से बा के जेब में हाथ डालता है परंतु पिस्तौल का दबा देता है जिससे बा की मृत्यु हो जाती है, ठीक। आप फैक्ट पढ़ लिए, प्रिंसिपल पढ़ लिए, फैक्ट को पढ़ लिए। अब ऑप्शन पाइए, आ किसी अपराध का दोषी नहीं है, आ चोरी के प्रयत्न का अपराध का दोषी है, आ बा की हत्या करने का दोषी है, आ दोनों हत्या एवं चोरी के प्रयत्न करने का दोषी है। अब देखिए प्रिंसिपल तो आपने पढ़ लिया कि आईपीसी का जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 में दिया गया उसमें जो है चोरी जो है वो चोरी का प्रयत्न जो है अटेम्प्ट है वो क्या अपूर्ण अपराध है, इनकोहेट ऑफेंस, ये आप पढ़ लिए। आपने ये भी पढ़ लिया कि उसने पैकेट में रिवॉल्वर डाला, पैकेट में हाथ डाला चोरी करने के पर्पज से और रिवॉल्वर का ट्रिगर दब गया और व्यक्ति की मृत्यु कायित हो गई। अब बड़ा समस्या आता है जो बच्चे खासकर कभी लॉ नहीं पढ़े उनके लिए, तो अधिकांश बच्चों को लगता है कि यहाँ तो भाई गोली चल गया, व्यक्ति मर गया तो मर्डर होना चाहिए। अब हम क्लियर करते हैं कि मर्डर क्यों नहीं होगा और थेफ्ट क्यों होगा, इसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिए प्रिंसिपल तो आपने पढ़ लिया कि इंडियन पेनल कोड 1860 है, उसमें क्या है कि जो चोरी का प्रयत्न है अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट टू थेफ्ट क्या है ये, मतलब जो प्रयत्न क्या है वो
प्रयत्न लिखा हुआ ना, हाँ प्रयत्न एक अपूर्ण अपराध है, किसी भी अपराध का प्रयत्न होना चाहिए। अटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट पनिशेबल है। प्रिंसिपल में तो ये लिख दिया, फैक्ट में लिख दिया है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के जेब में हाथ डाला चोरी करने के पर्पज से और रिवॉल्वर का ट्रिगर दब गया, व्यक्ति की मृत्यु कायित हो गया। ठीक, अब मोस्ट ऑफ द बच्चों के कंफ्यूजन होता है कि सर यहां तो व्यक्ति की मृत्यु कायित हो गई, ठीक, तो मर्डर होना चाहिए। अब देखिए हम आपको क्लियर क्यों करते हैं कि मर्डर क्यों नहीं होगा, हम थोड़ा सा बियॉन्ड प्रिंसिपल जाते हैं, प्रिंसिपल में दिया उससे बियॉन्ड जाते हैं, आपको क्लियर करते हैं कि मर्डर क्यों नहीं होगा। हालांकि बहुत चीजें प्रिंसिपल में नहीं दिया गया है, लेकिन मर्डर क्यों नहीं होगा हम बताते हैं इसे। देखिए होता क्या है इसे, जब कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे 299 कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे तो यहां पे 3 बातें लिखी गई है। कल्पेबल होमिसाइड हम प्रिंसिपल से बियॉन्ड जा रहे हैं आपको समझाने के लिए, बाद में हम उस पर आएंगे। देखिए कल्पेबल होमिसाइड वर्ड जो जिसको हम आपराधिक मानववध बोलते हैं, उसमें यह लिखा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु कायित होनी चाहिए। ठीक, और व्यक्ति की मृत्यु व्यक्ति के किए गए कार्य से होना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं होमिसाइड, किलिंग ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। देखिए कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है ऐसे, देखिए होमिसाइड जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है होमी, दूसरा होता है साइड, सीडो। ह्यूमन और सीडो, ह्यूमन मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, सीडो मतलब होता है कट या किलिंग। जब हम होमिसाइड का पूरा अर्थ निकालेंगे, इसका मतलब होता है जहां एक व्यक्ति की मृत्यु किसी अन्य व्यक्ति के किए गए कार्य या लोप से, एक्ट या ओमिशन से किया गया। जैसे मानिए किसी व्यक्ति को चाकू मार दिया और वो मर गया, ठीक, तो कल्पेबल होमिसाइड होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हमने जो है, जैसे मान लीजिए जेलर है, उसके यहाँ कैदी रखा गया है और कैदी को खाना पीना दे ही नहीं रहा, भूखे मर गया, तो वो भी वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। मतलब कार्य के द्वारा, लोप के द्वारा, लोप के द्वारा मतलब जो आप करने के लिए बाध्य है लेकिन आपने उसको परफॉर्म नहीं किया, तो जो है उसकी मृत्यु कायित हो गया। अब कार्य या लोप दोनों के द्वारा, जैसे मान लिया कि जेलर जो है वो कैदी को पीटता है, खाना भी नहीं दे रहा, तो कार्य भी कर रहा है, लोप भी कर रहा है, उससे व्यक्ति मर गया, तो कार्य लोप मतलब एक्ट या ओमिशन या एक्ट ओमिशन दोनों मिलकर, ठीक, व्यक्ति की मृत्यु कायित होना चाहिए, तो वो जो होमिसाइड होता है। अब वर्ड यूज किया कल्पेबल, होमिसाइड क्या है, नॉन है, कल्पेबल क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्या कहते हैं, उसको गुण के बारे में बताता है। तो कल्पेबल मतलब होता है रॉन्ग, मतलब रॉन्गफुल होमिसाइड। रॉन्गफुल होमिसाइड मतलब जो लॉफुल होमिसाइड नहीं हो। देखिए आप, रॉन्गफुल होमिसाइड मतलब 2 होता है, एक लॉफुल होमिसाइड, एक अनलॉफुल होमिसाइड। तो लॉफुल होमिसाइड मतलब जो जहां पे अपने जैसे मान लीजिए जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे आईपीसी की धारा, आईपीसी में 76 से 106 पढ़ेंगे, तो यहां पे लॉफुल होमिसाइड है। जैसे अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति को मार दिया सेक्शन 100 में या सेक्शन 103 में, जहां पे राइट टू प्रॉपर्टी के में 103 में पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टी की सुरक्षा में अपने किसी व्यक्ति की मृत्यु कायित कर दिया। 100 में पढ़ेंगे, सेक्शन 100 में पढ़ेंगे, तो व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति या अपनी बॉडी की सुरक्षा में किसी को मृत्यु कायित कर दिया, तो वहां कर सकता है, तो वो लॉफुल होमिसाइड होगा। तो लॉफुल होमिसाइड कभी भी कल्पेबल होमिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि कल्पेबल मतलब रॉन्ग, और रॉन्ग मतलब वो गलत तरीका से, तो लॉफुल होमिसाइड कभी नहीं हुआ। तो एक होता है अनलॉफुल होमिसाइड, तो अनलॉफुल होमिसाइड में कल्पेबल होमिसाइड आता है, तो अनलॉफुल होमिसाइड में एक पार्ट है कल्पेबल होमिसाइड। ठीक, अब जब हम कल्पेबल होमिसाइड 299 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मृत्यु कायित करने के आशय से व्यक्ति की मृत्यु कायित करने के आशय से कोई कार्य आपने किया हो और उससे व्यक्ति की मृत्यु कायित हुई हो। दूसरा ये लिखा गया जहां पे अपने मृत्यु कायित करने का आशय नहीं हो लेकिन अपने बोडली इंजुरी कायित करने का आशय है, और बोडली इंजुरी इतना हो जिससे व्यक्ति की मृत्यु कायित हो सकती है, और वो आपने बोडली इंजुरी दिया, शारीरिक क्षति दिया और व्यक्ति की मृत्यु कायित हो गई, तब वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। या कोई आपने ऐसा कार्य किया और उस कार्य करने से उस व्यक्ति की मृत्यु कायित हुआ, उस कार्य से व्यक्ति का मृत्यु कायित होने संभावना हो, तो व्यक्ति की मृत्यु कायित होगी, तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी होंगे। ये कल्पेबल होमिसाइड में लिखा गया जो 299 में दिया गया, ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए अब ये हम फैक्ट पाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा, आप कुछ रुपया चुराने के आशय से बा की जेब में हाथ डालता है किंतु पिस्तौल दबाता है जिससे बा की मृत्यु कायित हो जाती है। अगर अपना दिमाग भी लगाते हैं आप 299 का अकॉर्डिंग में, तो जैसे कोई व्यक्ति किसी के पैकेट में हाथ डालता है चोरी करने के लिए, तो भाई ना उसका तो मृत्यु कायित करने का आशय है, मृत्यु कायित करने का आशय हम कब मानते हैं, जब वो जान रहा है कि उसके पैकेट में रिवॉल्वर हो और उसके मारने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके पैकेट में रिवॉल्वर ही है, हाथ में डाल देते हैं और उसको दबा देते हैं, मर जाएगा। तो यहाँ पर मृत्यु कायित करने का आशय हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो सो ही नहीं हो रहा है। अच्छा, शारीरिक क्षति करने का आशय, जैसे मान लीजिए किसी को 5 चाकू मार दिए, ईटा पत्थर से मार दिए, हो सकता है मृत्यु कायित करने का आशय नहीं रहा हो आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ से उसका जो है वो जांग से काट दिया, ब्लड निकला, व्यक्ति की मृत्यु कायित हो गया। अब कार्य के बारे में, जैसे कार्य के बारे में हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो सपोज कि उसका गाड़ी का जो है ब्रेक वगैरह मतलब खोल दिए हम, ठीक, और वो व्यक्ति जो है वो गया और वो टर्निंग बहुत तेज लिया, व्यक्ति गिर गया, मर गया, तो यह हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जब उसने जेब में हाथ डाला चोरी करने का आशय से, तो यहाँ पे ना उसका मृत्यु कायित करने का आशय था, ना शरीर क्षति करने का आशय था, ना कोई ऐसा कार्य किया जिससे मृत्यु कायित किया जा सकता, तो भले व्यक्ति मर गया लेकिन कल्पेबल होमिसाइड कभी नहीं होगा। ये तो एक अदर तरीका हो गया जो आपको हम जो लॉ दिए गए उसके अकॉर्डिंग हम समझाएं। लेकिन अगर हम
कल्पेबल होमिसाइड की परिभाषा नहीं भी जानते हैं तो जो प्रिंसिपल दिया गया है, जो फैक्ट दिया गया, उसी का अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहां पे कहीं भी तो ये नहीं लिखा गया है कि कल्पेबल होमिसाइड कब होगा, मतलब मृत्यु के लिए दोषी कब होगा, कहीं भी तो प्रिंसिपल में लिखा नहीं है। यहां तो प्रिंसिपल सिर्फ चोरी तक ही सीमित है कि चोरी मतलब ये कहा गया प्रिंसिपल में लिखा गया कि अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल होगा। तो अगर किसी व्यक्ति के पैकेट में आप हाथ डाल रहे हैं और वो चोरी करने के पर्पज से डाल रहे, रिवॉल्वर दब गया तो मृत्यु भी कारित हो गया, तो व्यक्ति हत्या के लिए दोषी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जिसने हाथ डाला है वो, अब देखिए सवाल क्या होता है कि जैसे उसने पैकेट में हाथ डाल दिया चोरी करने के लिए, तो चोरी करने के लिए जब उसने हाथ डाला है तो चोरी करने में वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो अटेम्प्ट तो हो गया। प्रयत्न मतलब क्या होता है? प्रयत्न मतलब क्या होता है? प्रयत्न मतलब होता है कि आपने कोई कार्य किया आप जो और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऐसी घटनाएं इंसिडेंट हो गई जो आपके कंट्रोल में नहीं हो। जैसे मान लिया आप किसी व्यक्ति की जेब में हाथ डाल दिए और उसमें पैसा था ही नहीं, लेकिन अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो गया, भले उसको पैकेट में बटुआ नहीं हो, मतलब पैसा नहीं हो, लेकिन अटेम्प्ट हो गया। अटेम्प्ट मतलब कि जो आपने कार्य किया वो किसी ऐसे कारण के वजह से सक्सेसफुल नहीं हो गया जो घटनाएं आपके कंट्रोल में नहीं हो। तो यहां पर उसने पैकेट में हाथ डाला, उसने पैकेट में हाथ डाला और रिवॉल्वर दब गया, तो यहां पे अगर हम कल्पेबल होमिसाइड में तो मृत्यु होने के लिए कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए। लेकिन यहां पे तो प्रिंसिपल में कल्पेबल होमिसाइड की बात ही नहीं किया गया, तो हम व्यक्ति की मृत्यु की तरफ कभी जाएंगे ही नहीं। अगर आप कल्पेबल होमिसाइड्स की परिभाषा ना जानते हैं तो आप कल्पेबल होमिसाइड की तरफ कभी भी मूव नहीं करेंगे। आपका आंसर हमने बताया विद इन प्रिंसिपल होना चाहिए। तो आपको जो है यहाँ पे अब अटेम्प्ट तो हो गया, चोरी का अपराध के लिए तो अटेम्प्ट तो हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? आज किसी अपराध का दोषी नहीं है, अपराध को तो दोषी होगा, बिल्कुल हो गया, तो क्लियर हो गया क्योंकि अटेम्प्ट कर दिया है। दूसरा में आज चोरी के प्रयत्न का अपराध को दोषी हो, चलिए ये तो आंसर वाली सही है। दूसरा में ये आप बा की हत्या करके दोषी होगा, बा हत्या करके दोषी होगा कि नहीं होगा इसके हम चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ने कहीं ऐसा लिखा ही नहीं गया। अगर हम दोषी करेंगे तो कल्पेबल होमिसाइड में जाना पड़ेगा, अब कल्पेबल होमिसाइड होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने 3 रीजन ऐसे भी मैंने अलग सबको एक्स्ट्रा बता दिया। अच्छा नीचे है आज दोनों अपराधों हत्या में चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा, नहीं होगा, कहीं नहीं लिखा गया ऐसा, प्रिंसिपल ने तो लिखा ही नहीं, तो इसका आंसर यहाँ पर 2 होगा। अब 59 पाइए, 59 में क्या लिख रहा है? अपराध कारित करने का करार मात्र ही षड्यंत्र है। मतलब देखिए अब इसका मतलब हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ए एंड बी है, ए एंड बी है, ठीक, उसने अग्रीमेंट्स किया। अग्रीमेंट मतलब दोनों ने बातचीत का आदान प्रदान किया। जैसे मैं अनुराग हूं, मेरा दोस्त है राहुल, हमने कहा चलो कि बीएचयू के साइबर लाइब्रेरी में से किताब चुराना है, तो अगर दोनों ने बातचीत किया, एक्सचेंज किया, तो ये अपराध हो गया। दोनों का एग्रीमेंट, करार मतलब दोनों की बातचीत का आदान प्रदान करना, दोनों की सहमति होना ही करार है, जिसको हम बोलते हैं षड्यंत्र बोलते हैं, ठीक। अब ये हो गया। अब आइए फैक्ट पाइए, सी की मृत्यु कारित करने के लिए ए बी सहमत होते हैं। सी की मृत्यु देखिए, ए एंड बी ने सी की मृत्यु कारित करने के लिए जो है वो सहमत हो गए। तो प्रिंसिपल ने पढ़ी, प्रिंसिपल में क्या लिखा गया? जहां पे करार कर रहे हैं वही अपराध हो गया। किसी अपराध को करने के लिए जहां पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सहमत हो गया, वो जो है वो अपराध हो गया। ए और बी मिलकर क्या हो गया? सी को मारने के लिए सहमत हो गए, तो अपराध हो गया। अपराध एक्चुअल घटित होना आवश्यक नहीं है। प्रिंसिपल को आप पढ़िए, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, अपराध हो गया। तो आप आइए अब देखिए ऑप्शन पढ़िए, तो क्या लिखा? ए एंड बी आपराधिक षड्यंत्र के दोषी है, ए एंड बी दायी है क्योंकि कोई आपराधिक कार्य नहीं किया गया, ए एंड बी तभी दायी है जब करार के अनुसार में कोई आपराधिक कार्य किया गया हो, तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी है, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 ए बी दायी नहीं है क्योंकि आपराधिक कार्य नहीं किया गया। कहां लिखा गया भैया? तो कह रहा है कि सिर्फ अग्रीमेंट हो गया तो ही अपराध हो गया। फिर तो 2 नहीं होगा। 3 में क्या लिखा? ए बी तभी दायी है जब करार के अनुसार में कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। कहीं पे लिखा हुआ थोड़ी है, यहाँ पे तो कह दिया कि सिर्फ अग्रीमेंट होना ही अपराध हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। तीनों में से इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब हम आते हैं इसके बारे में। देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120 आप पढ़ेंगे आईपीसी में, तो यही चीज लिखा गया है कि जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है कोई इलीगल एक्ट्स को, मतलब कोई अवैध कार्य को करने के लिए जो है सहमत होते हैं, या कोई वैध कार्य हो लेकिन अवैध तरीका से, मतलब इलीगल मींस, इलीगल एक्ट बाय लीगल मींस, लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस, वैध कार्य जो है अवैध तरीका से करने के लिए सहमत होते हैं, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध होता है, धारा 120 का बी, ठीक। और अपराध होना आवश्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। देखिए इसमें पूछ रहा है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन, मोटिव इज नॉट रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ डिटरमिनिंग द गिल्टी, इट इज ओनली बिकम रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ डिटरमिनिंग अ पनिशमेंट। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, देखिए होता क्या है।
मोटिव ऑफ इंटेंशन, देखिए मोटिव इंटेंशन क्या होता है, एक एग्जांपल देते हैं। ये देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि मोटिव आपका अच्छा हो या बुरा, इसके आधार पर किसी व्यक्ति को दोषित नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आप सेक्शन 361 पढ़ेंगे, किडनैपिंग पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा गया है कि 16 साल से कम उम्र की जो है जो लड़के हो, 18 साल से कम उम्र की लड़की हो, और किसी भी उम्र का अनसाउंड व्यक्ति हो, मतलब पागल व्यक्ति, किसी भी अनसाउंड उम्र किसी भी उम्र का अनसाउंड व्यक्ति, अगर उसके गार्जियन को, जो लॉफुल गार्जियन है, उसके कंसेंट के बिना, उसकी कस्टडी से, जिसको बोलता है विरक्षा से, अगर आप बाहर लाते हैं तो आप किडनैपिंग के अपराध के लिए दोषी होते हैं। ठीक, वहां पे जैसे मान लीजिए हमने किसी लड़की को उसके घर से, उसके गार्जियन के सहमति के बिना, उसके कस्टडी से हम बाहर लेके चले गए और उसको अपने यहाँ रख रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, मेरा मोटिव बहुत अच्छा है, फिर भी हम किडनैपिंग के लिए दोषी होंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तो बड़ा अच्छा एग्जांपल हो गया, जैसे मान लीजिए कि हम गंगा घाट किनारे तैरने घूमने गए हैं, ठीक, एक बच्चा पानी में डूब रहा है, हम बहुत अच्छा स्विमिंग जानते हैं, बहुत अच्छा तैरना जानते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने नहीं बचाया, हमारी कोई ड्यूटीज नहीं है, हम कोई एनडीआरएफ वाले नहीं है, हमारी कोई ड्यूटी नहीं, हम घूमने गए, हम बच्चे को नहीं बचाएं, मेरा मोटिव बहुत खराब है, फिर भी ये बच्चा, हमने बच्चा को नहीं बचाया, डूब गया, मर गया बच्चा, हम पनिश नहीं होंगे, यहाँ मोटिव मेरा बहुत बुरा है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि कोई भिखारी मेरे घर पे आया, ठीक है, बहुत भूखा है, प्यासा है, मेरे पास बहुत धन है, और हम देख रहे हैं कि अगर भिखारी को खाना पीना नहीं देंगे तो वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी हमने उसको जो है नहीं दिया और वो मर गया, हम पनिश नहीं होंगे, क्योंकि हमारी कोई ड्यूटीज नहीं है, हमारी कोई मेंस रियाज नहीं है उसके प्रति। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मोटिव अच्छा हो या बुरा, इसके आधार पर किसी व्यक्ति को सिर्फ पनिश नहीं किया जा सकता है और किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कभी मोटिव खराब होकर ही व्यक्ति पनिश नहीं हो सकता, जैसे हमने आपको वो तैराक वाला एग्जाम्पल दिया, आपको भिखारी खाना नहीं देने वाला एग्जाम्पल दिया, और मोटिव अच्छा होते हुए भी आप कभी पनिश हो सकते हैं, जैसे मैंने किडनैपिंग का एग्जाम्पल दिया। अब इंटेंशन होता है, इंटेंशन क्या होता है, जिसको हम लोग आशय बोलते हैं। इंटेंशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मारने का हमने आशय बनाया, हमने गया चाकू लिया, उसको पेट में मार दिया, तो ये इंटेंशन हो गया, ठीक, आशय हो गया, तो ये इस पर व्यक्ति पनिष्ड होता है, इंटेंशन के अकॉर्डिंग व्यक्ति पनिष्ड होता है, अगर कोई एक्ट कर दिया गया उसको तो पनिष्ड होगा। अब हम आते हैं फैक्ट, तुमने पढ़े, प्रिंसिपल तो पढ़े, फैक्ट पाइए, फैक्ट में क्या लिखा गया है, एक गाय का वध होने से बचा, अच्छा एक चीज उसमें प्रिंसिपल में मैंने बताया, इसमें ये लिखा गया, हाँ ये लिखा गया है कि मोटिव जो है, ठीक है, मोटिव के आधार पर किसी व्यक्ति को जो है वो निर्दोष नहीं कराया जा सकता है, सिर्फ मोटिव के आधार पर, लेकिन ये लिखा गया है कि जहां पे मोटिव अच्छा है वहां पे व्यक्ति को पनिशमेंट कम दिया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए किडनैपिंग के अपराध के लिए 7 साल का दोषी होता है व्यक्ति, लेकिन मान लीजिए हमने प्रूफ कर दिया कि मोटिव मेरा बहुत अच्छा था, हमने उसको बच्ची को गार्जियन के कस्टडी से बाहर तो ले गए और मेरा मोटिव खराब नहीं था, हमने उस बच्ची को अपने साथ रखा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखा, उसके भलाई के लिए किया, तो हो सकता है कोर्ट आपको 5 दिन का सजा दे, या 5 महीना का सजा दे, 2 महीना का सजा दे, 1 महीना का सजा दे, समथिंग। मतलब मोटिव वहां पे रिलेवेंट होगा जहां पे अगर मान लिया आपका कन्विक्शन हो गया, आपको उस अपराध के लिए दोषी मान लिया गया, तो दोषी होने के बाद आपको सेंटेंसिंग किया जाएगा, सजा सुनाया जाएगा, तो आपको सजा को बहुत कम कर दिया जाता है। मोटिव वहां पर रिलेवेंट होता है, ठीक है, वहां पर हो सकता है कोर्ट आपको सजा कम कर दे सकती है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल में लिखा गया है। अब फैक्ट में क्या लिखा है, एक गाय का वध होने से बचाने के लिए उसके मालिक की सहमति के बिना गाय को अपने घर ले आता है। देखिए एक गाय का वध होने से, अब गाय का वध होना लीगल है या इलीगल यहाँ पर चर्चा नहीं किया है, ठीक, तो लिख रहा है एक गाय का वध होने से बचाने के लिए उसके मालिक की सहमति के बिना गाय को अपने घर ले आता है। देखिए उसके मालिक के सहमति के बिना, मालिक की प्रॉपर्टी है गाय, अब मालिक के सहमति के बिना आप अपने गाय को अपने घर लेके चले गए, आपका मोटिव बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपने अपराध तो कर दिया, उसके सहमति के बिना अगर आप अपने घर लेके चले हैं तो आपने अपराध कर दिया। कौन सा अपराध किया इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आपने अपराध तो कर दिया, ठीक, बिल्कुल, लेकिन आपका मोटिव क्या, आपका मोटिव अच्छा है, गाय को बचाने के लिए आया है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे तो पनिश तो होंगे, लेकिन जो आपका मोटिव अच्छा है वो आपके पनिशमेंट्स को कम कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, आज किसी अपराध का दोषी नहीं, अपराध का तो दोषी है, बिना कंसेंट का आप ले गए हैं, ठीक। आगे क्या लिखा, आज चोरी का अपराध का दोषी है हेतु उसके दोषसिद्धि बचाने में मदद नहीं करेगा। आगे पढ़िए, आज चोरी का अपराध का दोषी है किंतु हेतु दंड की मात्रा में कमी करने के लिए मदद करेगा। अब बच्चों को ऑप्शन नंबर 2 और 3 में बड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर ऑप्शन नंबर 2 में तो लिखा गया कि हेतु दोषी सिद्ध होने से बचाने में मदद नहीं करेगा, ठीक है भैया, हेतु दोष सिद्धि से बचाने के लिए मदद नहीं करेगा, लेकिन पनिशमेंट को तो कम कर सकता है ना, ये तो प्रिंसिपल में डायरेक्टली लिखा हुआ है। आप प्रिंसिपल का सेकंड लाइन पढ़िए तो वहां पर क्या लिखा गया है कि मोटिव रिलेवेंट हो सकता है आपको पनिशमेंट की मात्रा को कम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल का पूरा पार्ट एप्लीकेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 3 होगा कि ठीक है अपराध तो दोषी होगा, लेकिन प्रिंसिपल में तो लिखा गया है कि मोटिव आपको पनिशमेंट को कम कर सकता है, यहाँ पे उसका मोटिव अच्छा था इसलिए उसको दंड की मात्रा कम करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। 2 आंसर उतना सही नहीं है,
क्योंकि ऑप्शन नंबर प्रिंसिपल में लिखा गया है कि मोटिव आपका प्रिंसिपल को कम कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। अब 61 में आरटीआई क्या हुआ था? आरटीआई लीगल राइट है। देखिए आरटीआई जब तक जो है आरटीआई एक्ट 2005 नहीं पारित किया गया था तब तक ये फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत राइट टू नो। लेकिन जैसा ही ये आरटीआई एक्ट 2005 पारित किया गया, अब ये लीगल राइट हो गया। बीएन शुक्ला की किताब में एक्सप्रेस रूप से लिखा है उन्होंने। अब आते हैं 62 पर। 62 क्या है? देखिए 62 में पूछा है एक्स एग्रीज टू पे 25,000 C if rain and C promise to pay a like amount X does not rain, agreement is called। देखिए क्या लिखा है ऐसे, देखिए X ने C से अग्रीमेंट्स किया है कि अगर वर्षा होगा तो हम आपको कितना देंगे? 25,000 रुपए देंगे, ठीक। और C ने X से कहा, देखिए वाइस वर्सा सिचुएशन है, यहां पर वाइस वर्सा सिचुएशन है। X C से कह रहा है कि अगर वर्षा होगा तो हम 25,000 रुपए देंगे, और C X से कह रहा है कि अगर वर्षा नहीं हुआ तो हम तुमको 25,000 रुपए देंगे। अच्छा, बच्चे को कंफ्यूजन क्या होता है कि अब देखिए अगर आप दो एग्रीमेंट में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को खासकर, एक होता है विजिटिंग एग्रीमेंट, एक होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में बड़ा अंतर। देखिए सेक्शन 30 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है विजिटिंग एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं बाजी करार। देखिए सेक्शन 30 में लिखा गया है कि विजिटिंग एग्रीमेंट वाइड, मतलब जो वाजी करार होंगे सुन होंगे। वाजी करार क्या होंगे इसका डिफिनेशन नहीं दिया गया। अब इसका हम डिफिनेशन बताते हैं कि विजिटिंग एग्रीमेंट के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं। देखिए केस डिसाइड हुआ था, उस केस का नाम है कार्लिल बनाम कार्बोलिक बाल स्मॉल कंपनी। कार्लिल बनाम कार्बोलिक बाल स्मॉल कंपनी, उसमें जस्टिस हॉकिंस ने जो है वो विजिटिंग एग्रीमेंट का डिफिनेशन दिया है। उन्होंने 4 बातें कही है, 4 इंग्रेडिएंट उन्होंने बताया कि विजिटिंग एग्रीमेंट के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे। उन्होंने पहला कहा अनसर्टेन इवेंट, अनिश्चित घटना। दूसरा क्या है? उन्होंने कहा नाइदर पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट, दोनों पक्षकार, किसी पक्षकार को उस घटना पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा उन्होंने कहा कि जो कंसिडरेशन रखी गई है उस एग्रीमेंट के लिए, जो कंसिडरेशन रखी गई है, जो उस एग्रीमेंट्स के लिए जो है कंसिडरेशन रखी गई है, उस कंसिडरेशन के अलावा जो है पक्षकार का हित नहीं होना चाहिए, मतलब अदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद और उन्होंने एक और चौथा शर्त उन्होंने रखा कि विजिटिंग एग्रीमेंट होने के लिए दोनों पक्षकार का इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉस एंड गेन होना चाहिए, दोनों पक्षकार का इक्वल हारने जीतने का चांस होना चाहिए। 4 उन्होंने साथ रखी। एक तो अनसर्टेन इवेंट उन्होंने रखा, अनिश्चित घटना होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा क्या कि कोई भी पार्टीज को उस घटना पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज उन्होंने कहा कि पार्टी जो है, जो उसमें पार्टीज है, उनका हारने जीतने का इक्वल चांस होना चाहिए, ठीक। चौथा उन्होंने कहा कि जो उस पर कंसिडरेशन रखे गए, जो प्रतिफल है उस एग्रीमेंट्स के लिए, उसके अलावा कोई लीगल कंपल्सन नहीं होना चाहिए, कोई लीगल बाध्यता नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। अब देखिए हम इसको सेटिस्फाई करते हैं कि इस एग्रीमेंट में कैसे सेटिस्फाई होगा। देखिए एक्स ने सी से कहा कि अगर वर्षा हुई तो हम 25,000 रुपए देंगे। सी ने कहा कि अगर नहीं हुआ तो 25,000 रुपए देंगे। देखिए वर्षा होना या ना होना अनिश्चित है, ये अनिश्चित है, होगा कि नहीं होगा कौन जान रहा है। जहां पर घटना निश्चित हो गई वो कभी भी विजिटिंग एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, तो घटना निश्चित है। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? कोई पार्टीज को कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यहां तो कंट्रोल नहीं है, तो भगवान का कंट्रोल है, गॉड का है। हम वर्षा करवा सकते हैं नहीं करवा सकते, यहां पे तो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास कोई भी पार्टी को कंट्रोल नहीं है। सेकंड इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो गया। तीसरा इंग्रेडिएंट क्या कहा गया कि जहां पे दोनों पार्टी को हारने जीतने का इक्वल चांस होना चाहिए। तो यहां पे एक सी से कह रहा है कि अगर वर्षा हो गई तो हम 25,000 रुपए देंगे, सी कह रहा है कि अगर नहीं हुआ तो हम 25,000 रुपए देंगे। तो यहां दोनों पार्टीज को हारने जीतने का इक्वल चांस है, इसलिए तीसरा इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो गया। चौथा इंग्रेडिएंट क्या सेटिस्फाई हो गया कि नाइदर पार्टीज हैड एनी इंटरेस्ट एक्सेप्ट कंसिडरेशन, मतलब अगर वर्षा से पूछ कीजिए कि वर्षा हो जाता है तो एक सी को 25,000 रुपए देगा, उसके बाद अपना अपना राम राम, ये भैया अलग है, ये भैया अलग है। तो विजिटिंग एग्रीमेंट के लिए 4 कंडीशंस है, अगर ये 4 कंसिडरेशन फुलफिल हो जाएगा तो विजिटिंग एग्रीमेंट होगा। तो यहां पे ये एग्रीमेंट जो है विजिटिंग एग्रीमेंट होगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा? देखिए अगर यहां एक्स जो है, यहां अगर एक्स जैसे मान एक्स सी से कहता है, सपोज ये एक्स जो है सी से कहता है
कि अगर राम जो है वो दिल्ली से पटना चला आएगा कल, अगर राम दिल्ली से कल पटना चला आएगा तो तुमको हम 5-6 रुपए देंगे। ठीक, यहां पे सिर्फ राम ने कहा अगर दिल्ली से पटना चला आया तो हम 5 रुपए देंगे। मतलब एक घटना के होने या ना होने पर कुछ करने या ना करने की संविदा होगी तो उसको बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा। ठीक, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ये कह रहा है कि अगर वर्षा हुआ तो हम 2500 रुपए देंगे, नहीं हुआ तो तुम 2500 रुपए देंगे, और ये घटना जो है अनिश्चित हो गया तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। लेकिन जहां पे किसी एक घटना का होने या ना होने, कुछ करने या ना करने की संविदा हो तो वो क्या होगा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर यहीं पे ये कहा जाता है कि सिर्फ वर्षा होगा तो हम 2500 रुपए देंगे, और ये हटा दिया गया होता कि वर्षा नहीं होगा तो हम 2500 रुपए देंगे, दूसरा पक्षकार, तो ये कंटीजेंट होता। लेकिन यहां पे एक और क्लॉज लगा दिया कि वर्षा होगा तो एक सी को देगा, वर्षा नहीं होगा तो सी एक्स को देगा। तो जो है ये म्यूचुअल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉस एंड गेन को अपने अंदर शामिल कर दिया, इसलिए वेजरिंग एग्रीमेंट होगा, ना कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जैसे हम कहें कि अगर मेरा कल, जैसे मान लीजिए हम कल पटना चले गए तो तुमको अपना घोड़ा हम बेच देंगे, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी घटना का होने या ना होने पर करने पर। अच्छा, एक चीज और इस पर लिखा गया है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे सेक्शन 68 से 72 पढ़ेंगे तो उसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो वो इसमें नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, मेरा मोबाइल खो गया, ठीक, और आपने खोज दिया, आपने मेरा मोबाइल जो है वो खोज दिया, तो जैसे हमने आपको कहा दिया कि हम आपको 500 रुपए देंगे, बाद में इनकार कर दिए, तो उसको आपको हमको देना पड़ेगा, इन्फोर्स कर सकते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में। या माइनर्स के द्वारा अगर कोई बेसिक नेसेसिटी की चीजें उसको प्रोवाइड किए हैं, खाने पीने की चीज, कपड़ा प्रोवाइड किया है, तो उसको आप ले सकते हैं। इवन माइनर एग्रीमेंट वाइड हो सकता है, लेकिन बेसिक नेसेसिटी की चीजें कवर कर सकते हैं, सेक्शन 68 में दिया गया है। तो वो होता है आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब सेक्शन 15, 16, 17 सब वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो फ्री कंसेंट में कुछ इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, जैसे क्वार्सियन दिया गया, अंडू इन्फ्लुएंस दिया गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन दिए गए, फ्रॉड दिए गए हैं। वहां पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल होता है। वाइडेबल मतलब वाइड नहीं होगा, बीचों बीच का सिचुएशन होगा, वैलिड और वाइड का सिचुएशन। देखिए वैलिड होगा, एक वाइड होगा, ये बीच बीच सिचुएशन वाइडेबल होगा। इसमें क्या होता है, इसे वाइडेबल कब होता है, जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन है कि अगर, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने रिवॉल्वर सटा के हमसे मेरी प्रॉपर्टी ले लिया, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी ले लिया, तो यहां पे क्या है कि हमको लॉ मौका दे दिया है कि हम निश्चित समय के अंदर कोर्ट में जाएं और उसको वाइड करार दें। अगर वाइड नहीं कराएंगे, रीजनेबल टाइम बीत गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही होगा, तो उसको बोलते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं, बड़ा सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप V2 मॉल में गए कपड़ा खरीदने के लिए, ठीक, आप कोई कपड़ा देखे, लेकिन आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, खराब भी लग रहा है ले कि नहीं ले, बड़ा कंफ्यूजन में है, तो V2 वाला क्या कहता है कि भैया ले जाइए ना, मैडम को दिखला दीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो रख लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो 15 दिन में रिटर्न करने का दिया गया टाइम, 15 दिन के अंदर में रिटर्न कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन क्या दिया गया, अगर आप घर पर रखे रहेंगे 15 दिन, इसका मतलब आपको पसंद है, और नहीं पसंद है तो 15 दिन के अंदर रिटर्न कर दीजिए। तो ये वही सिचुएशन वाइडेबल सिचुएशन। वाइडेबल में क्या कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा सिचुएशन है, मतलब पेंडुलम सिचुएशन है, लटका हुआ है। ये अगर आप रीजनेबल टाइम के अंदर कोर्ट चले गए तो वो वाइड करार दीजिए, और नहीं तो वो अपना वैलिड होगा, वैलिड रह जाएगा। ये होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं सुनकरणीय संविदा। तो 62 हो गया। अब 63 में आइए, क्या लिया, रेस इप्सा लोकेटर। रेस इप्सा लोकेटर क्या है, देखिए रेस इप्सा लोकेटर जब टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस पढ़ेंगे तो उसका एक सिद्धांत है नेग्लिजेंस में, एक्चुअल में ये एविडेंस की, साक्ष्य विधि का सिद्धांत है। देखिए इसको बोलते हैं थिंक स्पीक इटसेल्फ, घटनाएं स्वयं बोलती है, इसका मतलब लिटरल मीनिंग यही होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम आपको देते हैं, ये बहुत बार हम एग्जांपल कोट करते हैं बच्चों को। जैसे मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के यहाँ गए अपना ऑपरेशन करवाने के लिए, ठीक, और आपका अपेंडिक्स बढ़ा हुआ है, और डॉक्टर ने आपका पेट में चीरा लगाया, ठीक, चीरा लगाने के बाद आपका पेट जो है वो अपेंडिक्स निकाल के सी दिया, ठीक, टाका लगा दिया, आप ठीक हो गया। अब घर गए, फिर भी आपको पेट दर्द हो रहा है, ठीक, बड़ा दर्द हो रहा है, फिर आप गए, फिर उसी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसी हॉस्पिटल में किसी अदर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, या कोई अदर डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन किया, ठीक, जब ऑपरेशन किया तो आपके पेट में फिर से कैंची छुरा मिल गया। तो जो पेट में आपका कैंची छोड़ा दोबारा मिला, जब ऑपरेशन के लिए पेट चिरा गया, तो आप ये इसका मतलब क्या है कि जो पहला डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसने कैंची छुरा जो है या रुमाल जो है पेट में आपको छोड़ दिया था, मतलब उसने नेग्लिजेंट था ऑपरेशन करते समय। आप कैंची और चाकू या जो छुरा या रुमाल जो है वो तो खा तो नहीं जाएंगे ना,
इसका मतलब होता है कि आप जैसे आप ऑपरेशन अपेंडिक्स का करवाएं तो आपके पेट में पहले से कैंची छुरा तो था नहीं, जब दूसरा डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो उसने नेग्लिजेंट था, उसने पेट में कैंची छुरा छोड़ के अकबक में सी दिया, आप घर पे गए फिर भी आपका पेट का दर्द रह ही गया है, तो अब फिर दोबारा जब पेट चिराए तो पता चला कैंची छुरा मिल गया। तो इसका मतलब है कि जो डॉक्टर पहली बार आपका ऑपरेशन किया वो नेग्लिजेंट था। इसी को बोलते हैं रेस इप्सा लोकेटर, मतलब जो चीजें आ रही हैं, जो फैक्ट दिखलाई रहा है उससे अपने आप क्लियर हो रहा है कि जो व्यक्ति ने कार्य किया वो नेग्लिजेंट था, जिसको बोलते हैं घटनाएं स्वयं बोलती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जैसे इस जो मैंने एग्जांपल दिया केस का, तो इसमें क्या हुआ कि आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर नेग्लिजेंट था। जो चीजें मिली पेट में से, आपका कैंची छुरा बरामद हुआ, जो मिला, उससे अपने आप ये साबित हो रहा है कि डॉक्टर ऑपरेशन करते समय नेग्लिजेंट था। इसको हम बोलते हैं रेस इप्सा लोकेटर, एक बड़ा फेमस एग्जांपल इसका है। आते हैं 64 पर। 64 में बोल रहा है, देखिए इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा है कि साक्ष्य विधि का वह नियम जो व्यक्ति को पूर्व में दिए गए बयान की स्वतंत्रता को निषेध करता है। देखिए इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल, एस्टोपेल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विबंध। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा सेक्शन 115 का बी पढ़ेंगे तो एस्टोपेल, एस्टोपेल क्या होता है, जिसको विबंध बोलते हैं। जैसे हमने कोई बातें कही, ठीक, तो बाद में उस बात से मुकर नहीं सकते हैं। ये कहता है कि नहीं, आपने जो कहा उससे आप मुकर नहीं सकते हैं, मतलब आपने जो कहा वही स्टेटमेंट आपको दोहराना है। इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल, विबंध। अब 65 में पूछ रहा है, कभी कभी अभियुक्त न्यायालय से क्षमा की मांग करता है और अन्य जो अपराध के विरुद्ध साक्ष्य देने का प्रस्ताव करता है उसे कहा जाता है। देखिए क्या होता है इसे, इसको हम बोलते हैं अप्रूवर, अप्रूवर या अनुमोदक या सरकारी गवाह भी बोलते हैं। अप्रूवर, अनुमोदक या सरकारी गवाह। होता क्या है कि जब बड़े बड़े क्रिमिनल मैटर है, बड़े बड़े अपराध हुए हैं, तो उसको मसला सुलझाने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती है कि जो व्यक्ति अपराध कर किया गया उसमें से एक अपराधी को जो है वो सरकारी वकील बनाती है, सरकारी गवाह बनाती है, या अप्रूवर अनुमोदक। वो क्या करता है, वो जितना भी अपराध में शामिल व्यक्ति थे वो सब के बारे में बता देता है, सारा चीज बता देगा, लेकिन साथ एक उसको छोड़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं अप्रूवर। एक होता है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है कि आप जो अपराध कमिट किए उसके बारे में सब कुछ बता देंगे अपने बारे में, और जो है वो सारा एविडेंस प्रोड्यूस कर देंगे, तो उसमें क्या होता है कि सजा कम कर दिया था, 1/4 कर दिया था, उसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। ठीक, एक होता है कन्फेशन, जैसे सेक्शन 164 पढ़ेंगे सीआरपीसी में, तो एक कन्फेशन होता है। कन्फेशन क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने जो है आप कन्फेशन करते हैं, आप जो अपराध कमिट किया उसके बारे में सब कुछ बताते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उस कन्फेशन के आधार पर आपको व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। अब आई 66 में क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करता है, तो आईटी एक्ट करता है, आईटी एक्ट 2000। अब 67 में बोल रहा है एक्टस नॉन फेसिटियम निसी मेंसिटिया। ये क्या है, 67 में आता है एक्टस नॉन फेसिटियम निसी मेंसिटिया। रियम या रिया, एक्टस नॉन फेसिटियम निसी मेंसिटिया। देखिए क्रिमिनल लायबिलिटी का बड़ा वेल नोन एग्जांपल है, सॉरी डॉक्ट्रिन है, प्रिंसिपल है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एन एक्ट इज नॉट अलोन गिल्टी अनलेस इट इज डन बाय गिल्टी माइंड। कोई भी जो है दोषपूर्ण कार्य तब तक अपराध नहीं होगा जब तक उसमें दोषपूर्ण मस्तिष्क के साथ न किया जाए। मतलब अपराध होने के लिए दो चीज होना चाहिए, एक तो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए और रॉन्गफुल माइंड होना चाहिए, जिसको बोलते हैं गिल्टी माइंड। मतलब ऑफेंस इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं ऑफेंस इज इक्वल टू रॉन्गफुल एक्ट प्लस गिल्टी माइंड। अपराध होने के दो चीज आवश्यक है, एक तो दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए और दोषी मस्तिष्क होना चाहिए। यह होता है एक्टस नॉन फेसिटियम, इसको हम लोग बोलते हैं। अपराध होने के दो चीज आवश्यक है, तो एक क्रिमिनल लायबिलिटी का बड़ा फेमस डॉक्ट्रिन है। अब 68 में क्या बोल रहा है, 68 में बोल रहा है प्रसिद्ध मैकनॉटन सिद्धांत किसका है। मैकनॉटन प्रिंसिपल क्या है, देखिए मैकनॉटन प्रिंसिपल क्या है कि इंग्लैंड में क्या एक मैकनॉटन प्रिंसिपल एक्चुअल में हाउस ऑफ लॉर्ड ने डेवलप किया था। मैकनॉटन प्रिंसिपल है क्या कि इंग्लैंड में एक प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट पील, उनका एक निजी सेक्रेटरी था, उसका नाम था रॉबर्ट एंड्रूमंड। ठीक है, रॉबर्ट एंड्रूमंड, सर एंड्रूमंड। मैकनॉटन क्या था, एक व्यक्ति था। मैकनॉटन जो है एक डिल्यूजन, एक प्रकार का बीमारी से पीड़ित था, एक मेंटल डिल्यूजन से पीड़ित था, एक अवसाद से पीड़ित था। और वो अवसाद ऐसा था कि वो उसके मन में यह बैठा हुआ था कि जब तक ये रॉबर्ट पील जिंदा रहेगा तब तक ये हमको बढ़ने नहीं देगा, ये हमको प्रोग्रेस नहीं होने देगा, ये हमको जो है वो बर्बाद कर देगा, जब भी मिलेगा हमको मार देगा। उसके मन में एक तरह के सोचते सोचते मनोस्थिति बन गई और वो एक बीमारी के तौर पर हो गई। वो जब भी यही सोचता था कि ये रॉबर्ट पील हमको मार डालेगा, हमको बर्बाद कर देगा, ये रहेगा जिंदा तो हमको मतलब जीने नहीं देगा। अब जो है जो मैकनॉटन था उसने क्या किया कि एक दिन जो है
वो एंड्रू मंड, जो सर एंड्रू मंड था, जो रॉबर्ट पील के निजी सेक्रेटरी थे, उसको समझा कि यही रॉबर्ट पील है। उसको बीमारी इस स्तर की हो गई थी कि एंड्रू मंड को ही वो रॉबर्ट पील समझ गया और उसको गोली मार कर हत्या कारित कर दिया। ठीक, कोर्ट में मामला चला तो कोर्ट में जो है उसका वकील जो थे, कॉकबर्न जो थे, उन्होंने जो है वो इंसेनिटी का, जिसको बोलते हैं विकृत चित्त का बचाव लिया और कोर्ट ने उनको मुक्त कर दिया, उनको पागलपन के आधार पर मुक्त कर दिया। जब मुक्त कर दिया गया तो बड़ा विवाद हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड में, कि बड़ा विवाद हो गया, भाई उसको छोड़ दिए, प्रधानमंत्री के निजी सचिव की हत्या कर दिया और उसको छोड़ कैसे दिए। तो क्या हुआ कि ये जो है मामला जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड को ट्रांसफर किया गया। तो वहां पे जो जजेस बैठे थे उन्होंने 5 प्रिंसिपल ले डाउन किया। उन्होंने जो जिसको बोलते हैं चित्त विकृतपन का बचाव, उसको 5 प्रिंसिपल ले डाउन किया। इसी प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं मैकनॉर्टन प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल को मैकनॉर्टन प्रिंसिपल, जैसे एक प्रिंसिपल हम आपको बताते हैं, उसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति पागलपन का बचाव लेता है तो वो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हम पागल थे उस समय, हम उस समय जो कार्य कर रहे थे उसके प्रकृति में परिणाम को नहीं जानते थे, उसी के ऊपर वर्डन में प्रूफ जाएगा। तो ये प्रकार के 5 प्रिंसिपल ले डाउन किए गए थे, इसको हम लोग बोलते हैं मैकनॉर्टन प्रिंसिपल। तो जैसे हमारे धारा 84 पढ़ेंगे, इंडियन पेनल कोड की धारा 84 पढ़ेंगे, इसमें भी इस प्रिंसिपल का जो इसमें जो सेकंड एंड थर्ड प्रिंसिपल है उसको हमारे धारा 84 में दिया गया। धारा 84 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अगर चित्त विकृतता का बचाव लेना चाहता है, पागलपन का बचाव लेना चाहता है, तो वो उसको साबित करना पड़ेगा कि जिस समय वो कार्य कर रहा था उस समय उस कार्य के प्रकृति में परिणाम को नहीं जानता था और ये भी नहीं जानता था कि जो वो कार्य कर रहा है वो विधि विरुद्ध है, तब उसको जो है बचाव दिया जा सकता है। तो ये जो है चित्त विकृतपन का वो बचाव है, मैकनॉर्टन प्रिंसिपल। अब 69 में क्या बोला है, कभी कभी व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता, वह दूसरे को सहायता या मदद करता, वो ये दुष्प्रेरण कहलाता है। धारा 107 पढ़ेंगे, धारा 107 पढ़ेंगे इंडियन पेनल कोड में, तो ये दुष्प्रेरण के बारे में, अबेटमेंट्स के बारे में प्रोविजन दिया गया है। तो उसमें ये कहा गया है, इसमें 3 वर्ड यूज किया गया है, अवेट करना या मतलब इन्वेस्टिगेट करना, उकसाना, दूसरा सहयोग करना और कॉन्स्पिरेसी करना, षड्यंत्र करना। तो अवेटमेंट 3 तरीका से होता है, बाय इन्वेस्टिगेट, बाय ऐड मतलब सहयोग करना, बाय कॉन्स्पिरेसी। तो कभी कभी अपराध खुद न करके व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है, उसको हम बोलते हैं अवेटमेंट्स। अब आइए आपराधिक मामलों में सबूत का भार किस पर होता है, तो मैंने बता दिया कि प्रोसिक्यूशंस पे होता है। अब आई 78 में क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नत का प्रावधान कहां है, तो भैया ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, आर्टिकल 51 में। अच्छा 79 में ये पूछ रहा, वह आयोग जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकृत कर दिया, धार आयोग ने अस्वीकृत कर दिया था। इसके बाद जेवीपी कमेटी आई थी, उसने भी अस्वीकृत कर दिया था। फजल अली आयोग ने इसको स्वीकृत कर दिया था उसी के आधार पर। अच्छा एक पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा राज्य जो है पहला बना था ये भाषा के आधार पर, तो वो आंध्र प्रदेश हुआ था। अब जो है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बच रहा है, तो जितने भी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थे 2019 में एलएलबी को, उसको मैंने डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। 3 वीडियोस बनाए गए, आप तीनों पार्ट्स को देख लेंगे। और अगर कुछ डॉट रह गया होगा, नहीं समझ में आया होगा या कोई, देखिए एक मैं और बताता हूँ, बीएचयू का ऑफिशियल आंसर की बहुत सारी गलतियां हैं, उसको मैंने सुधार कर मैंने बनाया। तो आप ये मत कहिएगा सर आपने बताया वो बीएचयू का ऑफिशियल आंसर की में नहीं दिया गया, तो उसमें बहुत सारी गलतियां उसको मैं सुधार के मैं बताया हूँ। तो आई होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। कोई डॉट रह गया होगा तो आप कमेंट्स करेंगे, फिर से हम उसको डॉट को आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आई होप करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद में आया होगा। वीडियो पसंद में आया हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।